काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 38। लेकिन वह तुरंत नहीं जा सका। तुम इतनी जल्दी क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो? एक चमकदार मुस्कान वाला व्यक्ति केल के पास आया। एंटोनियो गेरे गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसे आते देख केल की भौहें तन गईं। क्या वे आपस में नहीं मिलते? बिल्लोस ने सोचा कि दोनों रईसों के भावों के आधार पर उनके बीच बनती नहीं थी। वे अलग अलग राजकुमारों के करीबी विश्वासपात्र थे। इसके अलावा केल ने गहरे क्षेत्र में मानव तस्करी का खुलासा करके क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी थी, जिससे गहरे परिवार को ताज और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के बाकी रईसों से दबाव का सामना करना पड़ा। उद्धरण यह अजीब है। बिल्लोस को उसकी विचार प्रक्रिया में कुछ अजीब बात लगी। केवल दक्षिण पश्चिम पर ही दबाव क्यों? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व क्षेत्र शांत थे। क्राउन प्रिंस द्वारा गुस्से में व्यक्तिगत रूप से जांच दल भेजे जाने के बाद मध्य क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। अन्य क्षेत्र इतने शांत क्यों थे? उद्धरण अच्छा ऐसा है। उसे जल्द ही इसका उत्तर समझ आ गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई ड्यूक या मार्क्वेस नहीं थे, इसलिए कोई नेता नहीं था। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी कुलीन लोग इस बात से चिंतित थे कि काउंट हेनिट्यूज उनके कार्यों के बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी ओर मार्क्वेस स्टेन के घराने का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था और स्टेन घराने का मुखिया टेलर स्टेन युवराज के लोगों में से एक था। बिल्लोस को याद आया कि उसके चाचा ओडियस, जिसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण कर लिया था, ने उससे अतीत में क्या कहा था। ओडियस ने यह बात लापरवाही से कही थी जब उसने बिलोस को अपने घर में प्रवेश की अनुमति दी थी, जबकि बिलोस मोगोरु साम्राज्य और पेरुन साम्राज्य में गुप्त निवास बनाने की सोच रहा था। बेशक मुझे ऐसा करना होगा अगर यह युवा मास्टर कैले से संबंधित कुछ है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। जिन शब्दों पर उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वे अचानक हुक की तरह उसके दिमाग में आ गए। बिल्लोस ने कैले के साथ कई बार काम किया था, लेकिन वह कैले के सभी कार्यों के बारे में नहीं जानता था, न ही वह कैले के सभी संबंधों के बारे में जानता था। उद्धरण क्या मैंने कभी किसी के साथ काम किया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी के बिना? यह विचार आते ही बिल्लोस को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। यह उसी क्षण हुआ था। उसने केल को धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए सुना, जो पास आ रहे एंटोनियो गायरे की ओर देख रहा था। उद्धरण गुस्सा कर देने वाला। वह सचमुच परेशान लग रहा था। यह सुनकर बिल्लोस के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। यह उस तरह की झुंझलाहट नहीं थी जो आपको अपने दुश्मन से टकराने और किसी भयानक स्थिति में फंसने पर महसूस होती है। यह उस झुंझलाहट की तरह थी जो आपको तब महसूस होती है जब कोई आपको जगा देता है। एंटोनियो की गतिविधियां बिल्लोस की अपेक्षा से भी भिन्न थीं। केल और एंटोनियो, उन दोनों के बीच बनती नहीं है। बिल्लोस ने यही सोचा था। हालांकि उसके सामने जो नजारा था वह उसकी उम्मीद से थोड़ा अलग था। युवा मास्टर केल, क्या आपको जाने से पहले चीजों की जांच नहीं करनी चाहिए? उचित शिष्टाचार का पालन करने के लिए केल गाड़ी से उतर गया और एंटोनियो के सामने खड़ा हो गया। मुझे यकीन है कि यह ठीक से किया गया था क्योंकि यह गहरे परिवार ने ही किया था। ऐसा होने पर क्या मुझे जांच करने की कोई वजह है? उद्धरण मैं समझ गया। आपको मेरे परिवार पर भरोसा है। एंटोनियो को यह सुनकर अजीब सा एहसास हुआ कि केल को अपने परिवार पर भरोसा है कि वे सब कुछ ठीक से संभाल लेंगे। उसने उस समय अपने पीछे एक आवाज सुनी, हम कुछ समय के लिए गेट बंद करने की योजना बना रहे हैं। एंटोनियो ने मुड़कर देखा। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। केल ने भी सिर झुकाया। सोनाटा गायरे, वर्तमान डचेस, ने केल से संपर्क किया। जब वह पास आ रही थी तो केल उसके द्वारा कही गई बात के बारे में सोच रहा था। हम कुछ समय के लिए गेट बंद करने की योजना बना रहे हैं। क्राउन प्रिंस और डचेस गैरे ने इस तथ्य को छिपाने का फैसला किया था कि दासों को साम्राज्य के एक व्यापारी संघ द्वारा खरीदा गया था। जैसे ही वे उस व्यापारी संघ को पकड़ेंगे, बात फैल जाएगी, लेकिन वे अभी भी इस खबर को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुल 3 बार। यह वह समय था जब कृषि परिवार ने इस व्यापारी संघ को कई बार गुलाम बेचे थे। इन लेन देन की समय सीमा अल्बेरू के भावी राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ मेल खाती थी। गेयरे परिवार द्वारा समर्थित राजकुमार के स्थान पर अल्बेरू को सत्ता मिलने पर बैरन कृषि ने निर्णय लिया कि धन के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना सर्वोत्तम होगा। ये सब पता चलने पर अल्बेरू बहुत क्रोधित हुआ, यद्यपि उसने अपनी भावनाएं केल के सामने प्रकट नहीं की। वह इस समय चुपके से जांच कर रहा था कि क्या राज्य में कोई और दास व्यापार हो रहा है। इसीलिए उसने साम्राज्य के व्यापारी संघ के बारे में जानकारी छिपाने का फैसला किया।
हालांकि इससे गहरे परिवार का सीमा की देखभाल न करने का पाप नहीं मिट पाया, यहां तक कि राज्य के नागरिकों को दासों के रूप में बेचा जाने लगा। डचेस सोनाटा गैरे ने क्राउन प्रिंस के साथ सौदा करने के बाद अपना मन बना लिया। ये पहली बार था जब वह अपने पोते के अलावा किसी और से इस बारे में बात कर रही थी। फाटक बंद करने के लिए केल की हालत ऐसी ही थी। गेटकीपर के तौर पर गेट को मजबूती से बंद करने से कहीं ज्यादा कुछ था। डचेस गायरे ने दूसरे भाग पर भी चर्चा की। गेरे परिवार अस्थायी रूप से सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को रोक देगा, साथ ही अपने सभी परिवार के सदस्यों और अधीनस्थों को वापस बुला लेगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बंद करें। परिवार को वापस बुलाओ। उन शब्दों से बिल्लूस और अन्य लोगों के चेहरे पर तनाव आ गया। उन्हें समझ आ गया था कि डचेस का क्या मतलब था। हालांकि उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां कहा, लेकिन उनकी तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां में ज्यादा शक्ति हासिल करना शामिल था। इसके लिए जिम्मेदार लोग मध्य क्षेत्र की राजनीति में शामिल परिवार के सदस्य थे। वह घोषणा कर रही थी कि वे इन गतिविधियों को रोक देंगे। इसका मतलब ये था कि गैरे परिवार केंद्रीय क्षेत्र में अपनी सारी शक्ति खो रहा था। हालांकि उसने अस्थायी रूप से शब्द जोड़ा था, फिर भी यह एक बड़ी बात थी। एक दास व्यापार, यह एक बहुत बड़ा पाप था। हालांकि यह इतना बड़ा नहीं था कि डचेस खुद पर इतनी कठोर प्रतिक्रिया दे। चूंकि दास व्यापार एक जागीरदार परिवार की हरकतों के कारण हुआ था, इसलिए उसे बस अनभिज्ञता का दिखावा करना पड़ा। उसे कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया की प्रकृति ऐसी ही क्रूर है। लेकिन क्यों? बाकी लोग उलझन में थे, लेकिन डचेस सोनाटा, एंटोनियो और यहां तक कि केल भी शांत थे। हालांकि डचेस सोनाटा के अगले शब्दों से बड़ा झटका लगा। मैं वर्ष के अंत तक ड्यूक की उपाधि एंटोनियो को सौंपने की भी योजना बना रहा हूं। दादी, एंटोनियो ने चौंककर डचेस सोनाटा की ओर आवाज लगाई, लेकिन वह शांत थी। नहीं, उसकी आंखों में एक ठंडी निगाह थी। यह मेरी गलती थी। जब साम्राज्य के व्यापारी संघ की पहचान उजागर होगी तो गैरे परिवार एक बार फिर हिल जाएगा। जिम्मेदारी लेने और पद छोड़ने का उसका फैसला भविष्य में होने वाली बातचीत को कम करेगा। इसके अलावा वह बैरन कृषि से उसकी उपाधि छीनने और उसके परिवार को दंडित करने की योजना बना रही थी, जिससे कृषि का कोई भी वंशज दुनिया में फिर कभी अपना चेहरा न दिखा सके। लेकिन वह अभी भी चिंतित थी। वह चिंतित थी क्योंकि उसने राज्य में प्रवेश करने वाले द्वार में बने छेद पर ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा था कि सत्ता हासिल करना ही जीवित रहने का रास्ता है, हालांकि वह गलत थी। सत्ता के लिए लड़ते समय घर के दरवाजे तोड़ दिए गए। यह अस्वीकार्य था। उसने अपने पोते एंटोनियो की ओर देखा। वह हमेशा अपने पोते से यही कहती थी, कुलीन वर्ग के लोग लालची होते हैं। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अपनी तलवार का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप कोई मौका नहीं दिखा सकते। आपको हमेशा उनके बारे में निर्णय लेना चाहिए और उन निर्णयों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात भले ही कठोर लगे, लेकिन उसके पोते ने कभी भी उससे मुंह मोड़कर बात नहीं की। वह हमेशा एक उचित और अधिकारपूर्ण कुलीन व्यक्ति जैसा व्यवहार करता था। हालांकि उसने महसूस किया था कि उसका पोता सचमुच कैसा महसूस करता है। यद्यपि वह अधिकारपूर्ण था, फिर भी उसके पोते को कुलीन पदवी पर बहुत गर्व था। मात्र निम, मेरा मानना है कि हमें द्वार बंद कर देना चाहिए। एंटोनियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्ति छोड़ देनी चाहिए और अपने आंतरिक मामलों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपने पोते को यह उपाधि सौंप दें और उसे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय द्वारपाल बनने में सहायता करें। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ अपने पोते को एक बार फिर पुकारते हुए सुनकर उसने उसे डांटा। मैं वर्तमान में कुलमाता के रूप में बोल रही हूँ। उचित शीर्षक का उपयोग करना सुनिश्चित करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मात्र सत्तात्मक निम। एंटोनियो को एहसास हुआ कि उसने अपने कठोर कार्यों के आधार पर अपना निर्णय लिया था। सोनाटा ने इस तरह से काम करने के बाद भी अपना मन नहीं बदला। इस तरह वह चुपचाप अपनी दादी को कैल के पास जाते हुए देखता रहा। उसे दुख हुआ क्योंकि वह जानता था कि उसकी दादी ने इस घटना के लिए खुद को दोषी ठहराया है। हालांकि उसने जो कुछ केल से कहा, उसे सुनकर वह चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि डचेस अभी भी मजबूत थी। क्या आप जानते हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला कौन है? केल चिंतित हो गया। उन्होंने उम्मीद की थी कि वे द्वार बंद कर लेंगे। हालांकि डचेस ने व्यक्तिगत रूप से आकर उनके एकांतवास की घोषणा की थी और कहा था कि वह डचेस के पद से हट रही हैं और यह उपाधि अपने पोते को दे रही हैं। और वह अचानक शराब पीने की बात क्यों करने लगी?
केल को इसका उत्तर नहीं पता था और उसने वैसा ही उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे यकीन नहीं है। सोनाटा का झुर्रियों वाला चेहरा मुस्कुराने लगा। मुझे उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, मैं सबसे ज्यादा शराब पीता हूँ। चलो अगली बार साथ में पीते हैं। बिल्लोस उसके बयान से आश्चर्यचकित रह गया। डचेस सोनाटा को आधिकारिक सिट-इन के दौरान बाहर के ज्यादा लोगों से न मिलने के लिए जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। ऐसा व्यक्ति बिना किसी शक्ति या प्रभाव के किसी व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने की बात कर रहा था। इस बार युवा मास्टर निम ने क्या किया? डचेस गेयर और केल, जो कट्टर दुश्मन होने चाहिए थे, एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना लग रहे थे। बिलोस ने केल की ओर श्रद्धा से देखा, जबकि केल को यह पसंद नहीं था कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही थीं। डचेस इस तरह क्यों व्यवहार कर रही है? केल को किसी भी गायरे परिवार के साथ भोजन साझा करने की कोई इच्छा नहीं थी। डचेस को जवाब देने से पहले केल ने सम्मानपूर्ण और सौम्य मुस्कान बिखेरी। अगर किस्मत से हमारी फिर से मुलाकात हुई तो मैं अपने साथ कुछ बढ़िया शराब लाऊंगा। फिर से मिलना किस्मत में है। इसका मतलब यह था कि वह बिना किसी कारण के नहीं आएगा। डचेस सोनाटा को आश्चर्य हुआ कि केल ने उसके साथ दोस्ती करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वह निश्चित रूप से एक औसत गुंडा नहीं है। राजकुमार ने कहा था कि वह किसी को भेजकर उसे बताएगा कि कब दरवाजा खोलने का समय है। उसे यकीन था कि यह व्यक्ति कैलेहनिट्यूज ही होगा। हाँ, चलो अगली बार फिर मिलते हैं। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी जब उसने घोषणा की कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, जबकि केल ने धीरे से उसकी नजरें बचाकर सिर झुका लिया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। केल का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। एंटोनियो ने केल और उसकी दादी की ओर देखा और फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी ने कैलेहनिट्यूज को एक सच्चे कुलीन के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो फिर मैं अब अपने रास्ते पर चलता हूँ। केल ने गाड़ी पर वापस चढ़ने से पहले डचेस को अलविदा कहा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर पूछा, डचेस निम, क्या सब लोग सुरक्षित हैं? यद्यपि केल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसके बारे में बात कर रहा था, सोनाटा को तुरंत समझ आ गया। हाँ, वे सुरक्षित हैं। वे वर्तमान में स्वस्थ हो रहे हैं। केल अपहृत नागरिकों के बारे में बात कर रहे थे। ये राहत की बात है। सोनाटा ने केल के होठों के कोनों को हिलते हुए देखा और जान गई कि यह केल की असली मुस्कान थी। वह एक अच्छा लड़का है। वह उसकी अपेक्षा से बेहतर था। इस बार जिस युवराज से उसने बातचीत की थी, वह भी एक अच्छा लड़का था। वह सोच रही थी कि यदि वह अब सत्ता छोड़ रही है, तो उसे अगली बार सत्ता मांगने के लिए भी तैयारी करनी होगी। मुझे युवराज और केल के साथ सभी संचार एंटोनियो पर छोड़ देना चाहिए। सोनाटा की नज़र कैले की ओर गहरी हो गई, लेकिन कैले ने आंतरिक रूप से राहत की सांस ली कि वह उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। अंततः गायरे क्षेत्र छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार फिर विदाई भाषण दिया। बिल्लोस, जो केल के साथ गाड़ी पर था, ये समझने में सक्षम था कि केल सिर्फ धन कमाने के अलावा और भी कई चीजों में प्रतिभाशाली था। यही कारण था कि कैरो किंगडम की इस यात्रा को लेकर उनकी उम्मीदें बढ़ गईं। वह उस समय कैले को गाड़ी के अंदर लेटा हुआ देख सकता था। हाँ, बहुत थकाने वाला है। केल की भौहें चढ़ी हुई थीं और उसे हर चीज परेशान करने वाली लग रही थी। म्याऊ। सिल्वर बिल्ली के बच्चे ने तकिए को काटा और उसे केल के सिर के पास खींच लिया। केल ने तकिया अपने सिर के नीचे रख दिया और सीट पर लेट गया। बिल्लोस ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। युवा मास्टर केल सचमुच एक अथाह व्यक्ति थे। मैं सोने जा रहा हूं। मुझसे बात मत करो। बिल्लोस ने केल के आदेश पर अपना सिर हिलाया और अपना मुंह बंद रखा। कौन उसे इस तरह देखेगा और उसे युवा मास्टर सिल्वर लाइट कहेगा? उन्होंने कैले के बारे में सोचा, जो गायरे क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक न्यायप्रिय कुलीन व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा था, और उन्होंने इस अत्यंत आलसी युवा स्वामी को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। नमस्ते युवा मास्टर निम, काफी समय हो गया है। काले लबादे से जीपीएस जैसी आवाज आए। हाँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। केल ने सहजता से हाथ हिलाकर मैरी का अभिवादन स्वीकार किया। फिर जादूगर मैरी उनके साथ शामिल होने के लिए गाड़ी में चढ़ गई। कैरो साम्राज्य का दक्षिणी भाग। ये वेगास शहर, जो केवल नीलामी के लिए अस्तित्व में था, सबसे बड़े नीलामी घर के लिए जाना जाता था। युवा मास्टर केल, बहुत समय हो गया मिलते हुए। एल्ब्रू की चाची डार्क एल्फ ताशा मैरी के पीछे गाड़ी पर चढ़ गई। बिल्लो सब गाड़ी में नहीं था। वह गाड़ी से उतर गया था ताकि वे फ्लिन मर्चेंट गिल्ड की वेगास शाखा की ओर जा सके। जैसे ही वे वेगास सिटी पहुंचे, ताशा एक खाली सीट पर बैठ गई और अजीब सी मुस्कान बिखेरने लगी।
मम्मा, क्या वेगास सिटी इतनी शानदार जगह नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। केल के विपरीत, जो सहजता से जवाब दे रहा था, ताशा के चेहरे पर एक अजीब भाव था जब वह गाड़ी के एक कोने की ओर देख रही थी। फरवरी में नीलामी सत्र की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए वेगास शहर को सजाया गया था। पहले से ही शानदार शहर को कई लाल और नीली रोशनी से सजाया गया था, जिससे यह बेहद खूबसूरत लग रहा था। वहां भाट भाट, नाटक, नीलामी और जुआ था। यह एक ऐसा शहर था जो हर तरह के आनंद से भरा हुआ था। ताशा को उम्मीद थी कि इस शहर को देखते हुए केल शांत रहेगा, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से परे थी। वाह, मुझे वह चमकती मूर्ति चाहिए। वह टोपी बहुत सुंदर है। अगर मैं उस केप के साथ घूमूं तो मैं बहुत अच्छी दिखूंगी। ब्लैक ड्रैगन और दोनों बिल्ली के बच्चे गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए पागल हो रहे थे। वे दोनों अपने अपने गुल्लक पकड़े हुए थे। सभी बच्चे अपनी गुल्लक को छूते हुए कह रहे थे, मुझे ये चाहिए। स्विश! राउन का सिर केल, ताशा और मैरी की ओर मुड़ा। ताशा चौंक गई क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने केल से बात करना शुरू कर दिया था। मानव, मेरे गुल्लक में बहुत सारा पैसा है। मैं जो कुछ भी खरीदना चाहूंगा खरीदूंगा। वेगास शहर और उसकी चमकदार और अद्भुत चीजों ने 6 साल के राउन का दिल जीत लिया था। ऑन और होंग भी ऐसे ही थे। बिल्ली के बच्चे राउन के पीछे चले गए और कईल की ओर देखने लगे। वे बाहर जाकर वाइस कैप्टन हिल्समैन से उनके लिए चीजें खरीदने के लिए तैयार लग रहे थे, अगर कईल उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे। डार्क एल्फ ताशा ने खाली भाव से उनकी ओर देखा, फिर केल की प्रतिक्रिया सुनने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं इन्हें तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। क्षण भर के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। डब्ल्यू, तुमने क्या कहा? राउन हकलाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि केल ने अपनी बात को सहजता से दोहराया। मैं तुम्हें वो सब कुछ खरीद कर दूंगा जो तुम चाहोगी। जो चाहो खरीद लो। बच्चों की पसंद की चीजें कितनी महंगी हो सकती हैं? क्या ये सचमुच ठीक है? मैं बहुत सारी चीजें खरीदने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। तीनों बच्चों के दिमाग अस्त व्यस्त लग रहे थे, लेकिन फिर भी वे धीरे धीरे कईल को घेर रहे थे। ताशा तब तक खाली भाव से बैठी रही जब तक उसे मैरी की यांत्रिक आवाज सुनाई नहीं दी। युवा मास्टर निम, आप वास्तव में एक गर्मजोशी भरे और दयालु व्यक्ति हैं। ताशा ने सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन ऐसा करते समय उसे थोड़ा अजीब लगा। मानव, तुम सबसे अच्छे हो। हमारा मानव सबसे अच्छा है। मैं तुम्हारा भत्ता भी बढ़ा दूंगा। अब तुम्हें 20 चांदी के सिक्के मिलेंगे। हाँ हाँ, तुम उदार इंसान हो। राउन ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, लेकिन केल ने उसे अनदेखा कर दिया। बच्चे वास्तव में कितनी चीजें मांग सकते हैं? वह अरबों गैलन कमाने वाला था। केल के जादुई थैले में एक लाल हार और एक काला गहना था। युवा मास्टर निम, क्या हम पहले सराय की ओर जा रहे हैं? ताशा ने उत्साहित बच्चों की ओर गर्मजोशी से देखा और फिर अपनी नजर कईल की ओर घुमाई। कईल ने भी उस गर्मजोशी भरी नजर का जवाब दिया। हाँ, फिर मैं हल्की सैर पर जाऊंगा। एक सैर? हाँ, कहाँ? कैसीनो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें। वह विशाल इमारत सुनहरे वृक्ष के आकार की थी। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा कानूनी कैसीनो था। वीआईपी नीलामी उस कैसीनो की सबसे ऊपरी मंजिल पर वर्ष में 4 बार होती थी। केल का छोटा सा लक्ष्य वहां मिलने वाले 2 लोगों को अत्यंत महंगे दामों पर सामान बेचना था। मानव, ये क्या चीजें हैं? म्याऊं म्याऊं। वे टहलने के लिए बाहर आए थे। ये कैसीनो तक टहलने जैसा था। केल आराम से चलते हुए फैंसी फव्वारे, जादुई जुआ उपकरणों और पहली मंजिल के एक तरफ की मेजों को देख रहा था। मानव, क्या तुमने अभी देखा? उसने एक तांबे का सिक्का डाला और जादुई उपकरण ने एक सोने का सिक्का लौटा दिया। अदृश्य 6 वर्षीय ड्रैगन की आंखें पहली मंजिल पर तेजी से इधर उधर देख रही थीं। निश्चित रूप से ऐसा कोई जादू नहीं था जो एक तांबे के सिक्के को कई सोने के सिक्कों में बदल सके। जादू और कीमिया दोनों ही आपके द्वारा बलिदान की गई वस्तु के बराबर कुछ लौटाते हैं। आपने मन का उपयोग आग या हवा बनाने के लिए किया। कुछ ऐसा ही। ब्लैक ड्रैगन ने जल्दी ही समझ लिया कि इन जादुई जुआ उपकरणों पर जीतने के लिए आपको एक ही फल की तस्वीरों को पंक्तिबद्ध करना होगा। बुद्धिमान ड्रैगन जिसने पिछले 2 सालों से दुनिया का अनुभव किया था, उसने अपने विचार कईल के साथ साझा किए। मानव, क्या तुम इन जादुई उपकरणों को लूटना चाहते हो? एगो। केल हैरान था, साथ ही वह आश्चर्यचकित भी था। ड्रैगन वास्तव में अलग है। अपनी पिछली दुनिया की स्लॉट मशीनों से मिलते जुलते इन जुआ जादू उपकरणों को आजमाने के बजाय ड्रैगन ने उपकरण को चुराना और इसे तोड़ना चाहा ताकि देख सके कि यह कैसे काम करता है। केल को संतुष्टि का एहसास तो हुआ, लेकिन पूछते समय उसने अनभिज्ञता प्रकट की। क्यों?
फर्श पर इतनी तेज आवाज हो रही थी कि कोई भी केल पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो अपनी गोद में एक छोटी सी बिल्ली को पकड़े हुए बात कर रहा था। केवल वाइस कैप्टन हिल्समैन, जो हॉर्न को अपनी बाहों में लिए हुए था और बिल्लोस उसके पीछे था, उसे असमंजस से देख रहा था। केल ने स्वाभाविक रूप से उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों का क्या मतलब है? हमें ये पता लगाना होगा कि वे कैसे काम करते हैं। तुम्हें ये कैसे नहीं पता? और फिर मैं यहाँ से सारा पैसा ले जाऊंगा। मैं अपने गुल्लक से एक चांदी का सिक्का लेकर सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। केल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ड्रैगन वाकई अद्भुत था। राउन केल से भी ज्यादा व्यावहारिक सोच रहा था। केल ने राउन के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया, फिर देखा कि किसी ने एक तांबे का सिक्का, जो कैरो राज्य की मुद्रा में 1 पाउंड के बराबर था, मशीन में डाला और फिर वापस चला गया। त्यागपत्र, प्रत्याशा, हताशा, जुनून और निराशा। केल इन सभी भावनाओं के संग्रह के माध्यम से एकत्र किए गए धन को नहीं लेना चाहता था। यदि वह चोरी करने ही वाला था तो क्या अमीर लोगों से चोरी करना बेहतर नहीं होगा? युवा मास्टर निम वहां पर। बिल्लोस ने चुपके से एक दिशा की ओर इशारा किया। केल की नजर पहली मंजिल के सबसे भीतरी हिस्से की ओर गई। वे एक बड़े सुनहरे पेड़ के आकार वाली इमारत में थे। उन्होंने इसे गोल्डन ट्री कहा क्योंकि यहां आपको सोना मिल सकता है। ये कैरो किंगडम का कानूनी कैसीनो था। कोई भी व्यक्ति एक चांदी का सिक्का या 10 पाउंड देकर अंदर जा सकता था। पहली मंजिल के बीच में फव्वारे थे जो इमारत में जाने पर दिखाई देते थे। जब आप फव्वारों के बीच से आगे निकल गए तो वहां एक रास्ता था जो एक सुनहरे दरवाजे से शुरू होता था। यह ऊपरी स्तरों तक जाने वाला मार्ग था जिसे स्वर्ण वृक्ष का फल के नाम से जाना जाता था। अभी एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। यह उन 2 लोगों में से एक था जिन्हें नीलामी में भाग लेने के लिए केल ने बिल्लोस को निमंत्रण भेजा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो 50 वर्ष से अधिक उम्र का लग रहा था और उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। हालांकि गंभीर भाव भंगिमा के बावजूद उन्होंने केल को एक कोरियाई कांग्रेसी की याद दिला दी। लेकिन ये तो बहुत भ्रष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात इस व्यक्ति पर पूरी तरह लागू होती है। केल शांत था, जबकि बिल्लोस ने गहरी सांस ली और रास्ते में उस अधेड़ व्यक्ति को घूरता रहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्यापारी संघ का नेता सचमुच आएगा। वह मध्यम आयु का व्यक्ति एक व्यापारी संघ का नेता था। उनका व्यापारी संघ मोगोरू साम्राज्य के शीर्ष 5 व्यापारी संघों में से एक के रूप में जाना जाता था। सिंगटेन मर्चेंट गिल्ड। उनके पास मजबूत व्यापारिक क्षमताएं थीं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास काफी मात्रा में राजनीतिक प्रभाव था, जिसके कारण पिछले 10 वर्षों में साम्राज्य में उनकी रैंक में तेजी से वृद्धि हुई। इस व्यापारी संघ के नेता का नाम प्लाविन सिंगटेन था। बिल्लोस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केल द्वारा भेजे गए गुमनाम निमंत्रण के जवाब में आया था, लेकिन एक और अधिक चौंकाने वाली बात का एहसास होने पर वह दंग रह गया। युवा मास्टर निम के पास सचमुच अग्नि का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बिल्लोस ने खुद ही निमंत्रण पत्र लिखे थे, इसलिए उसे पता था कि केल ने उन दोनों लोगों को बुलाने के लिए क्या क्या किया था। अग्नि का निर्धारण, यह उस रत्नजड़ित हार का नाम था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिंगटेन मर्चेंट गिल्ड के पास था। यह एक रहस्यमयी रत्न था जो बहुत पहले लावा में खोजा गया था और जिसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जादुई टॉवर को डिजाइन करने वाले बौने विशेषज्ञ ने अंततः इसे एक खूबसूरत हार में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि सिंगटेन मर्चेंट गिल्ड ने इसे लगभग 10 साल पहले वेगास सिटी के गोल्डन ट्री ऑक्शन हाउस से खरीदा था। तो ये युवा मास्टर निम के हाथों में कैसे पहुंचा? बिल्लोस को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। हालांकि वह केल की क्षमताओं से आश्चर्यचकित था। चाहे ये कैसे भी हुआ हो, इसका मतलब ये था कि हार फिलहाल केल के कब्जे में था। तब तो उसे सचमुच रात्रि उल्लास भी प्राप्त होगा। रात्रि का उल्लास वह रत्न था जिसका उपयोग दूसरे व्यक्ति को लुभाने के लिए किया जाता था। बिल्लोस को याद आया कि कैसे केल ने इसे जैकपॉट कहा था और अपने होंठ चाटे थे। उसका गोल मटोल चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। ये न्यूनतम 20 अरब पाउंड होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ फायर को 10 साल पहले 15 बिलियन पाउंड में बेचा गया था। चूंकि इसका व्यापार गुप्त रूप से किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत उस मूल्य के करीब होनी चाहिए, थोड़ा कम या ज्यादा। हालांकि ये तभी संभव था जब सिंगटेन मर्चेंट गिल्ड को यह हार चाहिए था, लेकिन गिल्ड नेता का स्वयं वहां उपस्थित होना इस बात का संकेत था कि वह वास्तव में ये रत्न चाहता था। बिल्लोस ने धीरे से केल से कहा। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। युवा मास्टर निम, ऐसा लगता है कि आप कम से कम 15 अरब पाउंड कमा लेंगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? माफ करें। वह देख सकता था कि केल हैरान है। केल सचमुच हैरान था। 15 अरब पाउंड। बिल्लोस। हाँ, युवा मास्टर निम।
केल के गंभीर चेहरे को देखकर बिल्लोस सीधा खड़ा हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे किसी वस्तु की नीलामी अरबों पाउंड में हो सकती है। नीलामी में आभूषणों और कलाकृतियों के लिए विजयी बोलियों को कैले समझ नहीं पाए। हालांकि मुझे यकीन है कि वे उन कीमतों पर बेचे जाते हैं क्योंकि वे मूल्य के लायक हैं। वह मूल्य विशुद्ध रूप से कलात्मक मूल्य, निवेश मूल्य या कुछ और भी हो सकता है। और केल के पास उस मूल्य का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की हर योजना थी। इसीलिए उसने कीमत उचित रूप से निर्धारित की थी। अग्नि के निर्धारण का अंतिम मूल्य केल के मुंह से निकला। 30। माफ करें। केल द्वारा पुकारे गए नंबर को सुनकर बिल्लोस के होश उड़ गए। क्या मैंने उसे ठीक से सुना? केल ने कहा था कि उन्हें समझ में नहीं आता कि चीजें इतने महंगे दामों पर कैसे बिकती हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस वस्तु की कीमत दोगुनी बताई। ये राशि भी कोई मजाक नहीं थी। 30 अरब पाउंड। केल निश्चित रूप से 30 अरब पाउंड की बात कर रहे थे। नीलामी घर में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा कैरो किंगडम की पाउंड थी। वाणिज्य में महत्वपूर्ण विकास वाले एक राज्य के रूप में 30 बिलियन पाउंड का मूल्य रोअन किंगडम की मुद्रा में लगभग 35 बिलियन गैलन होगा। वह बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं है। बिल्लोस निराश होने लगा। केल बकवास करने वालों में से नहीं था। हालांकि ऐसा लगता था कि वह चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब बात हिसाब किताब और निजी मुनाफे की आती थी तो केल बहुत सावधान रहता था। इसीलिए उन्होंने जो संख्या बताई वह उचित ही होगी। युवा मास्टर निम, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा। बिल्लोस ने एक वफादार नौकर की तरह कईल की ओर देखा। कईल ने नाक भान सिकोड़ी और बिल्लोस की चापलूसी को नजरअंदाज कर दिया। बिल्लोस कईल की प्रतिक्रिया देखने के बाद और भी अधिक उत्सुक हो गया, हालांकि वह इसके बारे में पूछ नहीं सका। कईल को वह जानता था कि वह केवल आवश्यक जानकारी ही साझा करेगा और अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से चीजों को समझने की अनुमति देगा। लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूं। क्या मुझे पूछना चाहिए? लेकिन वह आसानी से जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं है, भले ही मैं पूछूं। बिल्लोस सही था। बिल्लोस के पूछने पर भी केल उसे कुछ नहीं समझा सका। दास व्यापार में शामिल व्यापारी संघ के बारे में रॉन और फ्रीशिया से केल को जो जानकारी मिली वह काफी विस्तृत थी। पहली रिपोर्ट में उसने जिस व्यापारी संघ का नाम सुना था उसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, तथापि दूसरी रिपोर्ट से उसे उस व्यापारी संघ के असली मालिक का पता चला। रॉन के इस समय गोल्डन ट्री कैसीनो में न होने का कारण और ताशा का उनके साथ शामिल होना, ये सब तब हुआ जब उन्हें उस व्यापारी संघ के असली मालिक की पहचान के बारे में पता चला। केल ने पहली रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी उसी रात दी थी जिस रात उन्होंने क्राउन प्रिंस से बातचीत की थी। इसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ दूसरी रिपोर्ट भी साझा की थी। इस व्यापार से होने वाले मुनाफे में से कुछ हिस्सा क्राउन प्रिंस के लिए था। बेशक अल्बेरो को एंटोनियो की गर्दन में जंजीरें देने से केल को अनुपात 5:5 से 7:3 में अपने पक्ष में बदलने का मौका मिला। उसे याद आया कि युवराज ने क्या कहा था। उद्धरण उस व्यापारी संघ के पीछे की शक्ति सिंटेन व्यापारी संघ है। वे दास व्यापार के असली मास्टरमाइंड थे। ये वही सिंटेन मर्चेंट गिल्ड था जिसके साथ वह अग्नि के निर्धारण का व्यापार करने के लिए मिलता था। ये कितनी दिलचस्प बात है कि वे इस तरह इसमें शामिल हो रहे थे। आपका सूचना नेटवर्क बहुत अद्भुत है। इसके पास आश्चर्यजनक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास रॉन के साथ साथ फ्रीशिया और उसके अन्य हत्यारा संघ के सदस्य भी थे जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने दास व्यापार में शामिल व्यापारी संघ के एक सदस्य को साम्राज्य की सीमा पर सिंटेन मर्चेंट गिल्ड की शाखा में प्रवेश करते और बड़ी मात्रा में धन लेकर बाहर आते देखा था। इस कारण उन्होंने उस शाखा की जांच शुरू कर दी, जब तक कि वे एक गुप्त संदेश को रोकने में सफल नहीं हो गए, जिसे शाखा प्रबंधक एक संदेशवाहक पक्षी के माध्यम से भेज रहा था और चीजों को समझने में सफल रहे। क्या आप मुझे अपना सूचना नेटवर्क बताने पर विचार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, महाराज। ये सब केवल इसलिए आसानी से चल रहा था क्योंकि रॉन और अन्य सूचना नेटवर्क के सदस्यों के बारे में कभी भी जनता को जानकारी नहीं दी गई थी। महाराज, मुझे आगे क्या करना चाहिए? केल सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड लीडर से दास व्यापार के बारे में इस नई जानकारी के बारे में व्यापार से निपटने के तरीके के बारे में पूछ रहा था। हालांकि अल्बेरू ने उससे वापस पूछा, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि हम मूल योजना का पालन करें। मूल योजना? केल का मानना था कि मूल योजना अच्छी थी। महाराज, आप व्यापारी संघ पर कब्जा करने के लिए अपनी जांच जारी रखते हुए सिंटेन व्यापारी संघ से धन कमाने के लिए रत्न बेच दीजिए। उद्धरण उन्हें पकड़कर निचोड़ने से पहले उनसे ढेर सारा पैसा ले लो। ये सही है। अद्भुत। हम इसी योजना पर चलेंगे। अब जबकि केल को
युवराज की स्वीकृति मिल चुकी थी तो उसे यह काम अपनी इच्छानुसार करना पड़ा। क्षमा करें, युवा मास्टर निम। केल ने बिल्लोस की ओर देखा जो सावधानी से उसकी ओर देख रहा था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप इसे कैसे बेचने की योजना बना रहे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा संकेत दे सकते हैं? मैं भी उत्सुक हूं। 30 बिलियन पाउंड। मानव, तुम महान और शक्तिशाली हो। नहीं, मैं ही महान और शक्तिशाली हूं, लेकिन फिर भी तुम अद्भुत हो। राउन की ऊंची आवाज कईल के दिमाग में गूंज रही थी। चौंके हुए 6 साल के ड्रैगन की ऊंची आवाज सुनकर कईल की भौहें तन गईं। इस हरकत से बिल्लोस झेप गया। उसने सोचा कि क्या उसे नहीं पूछना चाहिए था। हालांकि ये सिर्फ राउन और बिल्लोस की बात नहीं थी। हिल्समैन, जो बाकी दो लोगों की तरह ही उत्सुक था, साथ ही ऑन और होंग ने भी इलाके के चारों ओर देखा। जुए के उपकरणों की तेज आवाजें पूरी इमारत में गूंजती रहीं। इस समय कईल के समूह के पास कोई और व्यक्ति नहीं था। केल ने बोलना शुरू किया। सोचो कि सिंटेन मर्चेंट गिल्ड अपनी वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंचा। यही उत्तर है। बिल्लोस, जिसने केल की बात ध्यान से सुनी थी, उलझन में दिख रहा था। हालांकि केल मुस्कुरा रहा था। सिंटेन मर्चेंट गिल्ड अपनी वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुंचा? यह एक व्यापारी संघ था जो पिछले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा। साम्राज्य के राजघरानों के साथ उनके सबसे अच्छे संबंध थे। वे एक व्यापारी संघ बनना चाहते थे जिसका राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में बिलोस और केल दोनों जानते थे। इसके अलावा केल को एक और बात भी पता थी। आग का निर्धारण पोप के गुप्त क्षेत्र में पाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि यह हार लगभग 10 साल पहले से सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के पास था, लेकिन केल को यह हार पोप के सामान के बीच मिला था। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो सिंटेन मर्चेंट गिल्ड ने इसे पोप को पेश किया था, या पोप ने सिंटेन मर्चेंट गिल्ड को आदेश दिया था कि वे इसे उनके लिए पहले ही ले आएं। यह उन दो विकल्पों में से एक होना ही था, और यह जानकारी सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड नेता के दिल में अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। सूर्यदेव के चर्च और साम्राज्य के बीच वर्तमान संबंध ने उसे सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति में अच्छा है, लेकिन वे दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, और यहीं से उनके लिए प्रतिकूल बात होगी। केल ने सोचा कि व्यापारी संघ का नेता हुक में फंसी मछली की तरह फड़फड़ा रहा है। ये छवि स्वतः ही उसके दिमाग में भर गई। केल उससे ढेर सारा पैसा लेने की योजना नहीं बना रहा था। आपको किसी कमजोरी को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस बार दो कमजोरियां थीं। वह हार जो उन्होंने पोप को भेंट किया था और दास व्यापार। ये कल्पना करना आसान था कि लगभग 10 वर्ष पहले से सिंटेन मर्चेंट गिल्ड इतनी तेजी से कैसे उभर आया। उस समय के आसपास अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर ने अनाथों और झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। सिंटेन मर्चेंट गिल्ड तब से उन्हें प्रयोग करने के लिए अन्य लोगों को उपलब्ध कराने वाले मुख्य भागीदारों में से एक था। इसी तरह वे आगे बढ़ते रहे होंगे। केल ने अपने सिर में राउन की आवाज सुनी। राउन अभी भी आश्चर्यचकित था। मानव, मैं भी लगभग इतना ही इकट्ठा कर लूंगा। मानव, तुम उस पैसे को कहाँ खर्च करने की योजना बना रहे हो? मेरे लिए कुछ सेब पाई खरीदो। क्यों नहीं? केल ने सहजता से अपना सिर हिलाया। बेशक, उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह पैसे के एक हिस्से का उपयोग कैसे करेगा। केल ने सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के बारे में जानकारी की 2 प्रतियां बनाई थीं, जो उसने रॉन और फ्रीशिया के माध्यम से एकत्र की थी। एक प्रति वह थी जो उन्होंने युवराज को सौंपी थी। दूसरी प्रति शराबी कीमियागर और कैट नाइट रेक्स को सौंपी गई थी, जो दोनों उस समय साम्राज्य में छिपे हुए थे और अपनी सेना एकत्रित कर रहे थे। बेशक, वही ये बात उन्हें बहुत बाद में बताएगा। मुझे उनसे सब कुछ लेना है। केल सिंटेन मर्चेंट गिल्ड से धीरे धीरे सब कुछ छीनने की योजना बना रहा था। उन्हें लगा कि दास व्यापारियों के तहखानों में कैद लोगों के चेहरों पर जो निराशा के भाव देखे थे, उन्हें भूलने का यही एकमात्र तरीका है। कुछ पैसे भी कमा लो। बहुत अच्छा, ये काफी अनुकूल योजना थी। योजक चिन्ह ... मानव, तुम अचानक क्यों मुस्कुरा रहे हो जैसे कि तुम किसी को ठगने वाले हो? मुझे बस एक सेब पाई चाहिए। केल ने हमेशा की तरह राउन की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और फिर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जिसकी ओर बिलोस इशारा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है जैसे वे वही व्यक्ति हैं जिसे उस व्यक्ति ने भेजा था। दूसरा रत्न, रात का उल्लास। केल की नजर एक व्यक्ति की ओर चली गई। यह एक पादरी था जो सामान्य पादरी की पोशाक पहने हुए था। वह उपचार के औजार लेकर तेजी से सुनहरे दरवाजे से गायब हो गया। इस वस्त्र पर सूर्य देवता के चर्च का शिखर अंकित है। कैरो साम्राज्य में सूर्य देवता के अनुयायियों की संख्या महाद्वीप में दूसरे नंबर पर थी। बेशक, साम्राज्य की तुलना में उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है।
कहा जाता है कि रात्रि का उल्लास वेगास शहर के सूर्य देव मंदिर में संग्रहित है। इस रत्न का बहुत ऊंचा अर्थ था, लेकिन उन्होंने अपने पद के लिए पोप को ये पेशकश की। दूसरा व्यक्ति कैरो किंगडम के चर्च ऑफ द सन गॉड का बिशप था। उन्हें कैरो साम्राज्य के सूर्य देवता चर्च का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। साथ ही वह ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके भविष्य में पोप बनने की सबसे अधिक संभावना थी। ये व्यक्ति अर्ध संत जैक के भविष्य के लिए प्रकाश बनेगा और उसका विश्वसनीय समर्थक होगा। बेशक यह उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं होगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जैक ही वह व्यक्ति है जो सूर्य देवता के चर्च का अगला पोप बनेगा। मानव, तू कौन सा घोटाला करने की योजना बना रहा है कि इतना मुस्कुरा रहा है? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक जीवंत शहर में था, लेकिन केल अपनी हंसी रोक नहीं सका। अब जब वह इतना खुश था तो क्या उसे नहीं चले जाना चाहिए? नए साल के स्वागत के लिए फरवरी में हुई यह वीआईपी नीलामी 3 दिनों तक चली और गुप्त रूप से गोल्डन ट्री कैसीनो के शीर्ष तल पर संपन्न हुई। हालांकि इसे गुप्त नीलामी कहना मुश्किल था क्योंकि तारीखें और प्रतिभागी सभी आसानी से पता चल जाते थे। बेशक हर कोई अंदर मास्क पहनता है, फिर भी वेगास सिटी के अतिथि लॉग के आधार पर उनकी पहचान का पता लगाना अभी भी संभव था। यद्यपि ऐसा था, फिर भी इसे गुप्त नीलामी कहा गया क्योंकि नीलामी शुरू होने तक किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि वे क्या नीलाम करने जा रहे हैं। गोल्डन ट्री के प्रशासकों ने कभी भी उन वस्तुओं के बारे में चर्चा नहीं की जिन्हें नीलाम किया जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मृत्यु के देवता के पुजारी के सामने अपना मुंह बंद रखने की शपथ ली थी। लेकिन अफवाहें तो होंगी ही। यदि गुप्त नीलामी से पहले पश्चिमी महाद्वीप में कोई दुर्लभ वस्तु खोज ली जाती है और लोग ये पता लगाने में असमर्थ होते हैं कि वह वस्तु किसके कब्जे में है, तो सबसे पहले वे गुप्त नीलामी के बारे में सोचते हैं। इसके कारण वीआईपी लोगों के साथ साथ आम नागरिकों में भी तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। यही कारण था कि कैले ने सिंटेन गिल्ड के नेता और कैरो साम्राज्य के सूर्य देव बिशप को कुछ जानकारी भेजी थी। हिल्समैन फ्लिक हिल्समैन ने जब देखा कि केल उसे इशारा कर रहा है तो वह तुरंत उसके पास चला आया। 30 अरब पाउंड 30। यद्यपि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिल्समैन के दिमाग में केवल वही नंबर था जिसे केल ने अभी अभी पुकारा था। क्या मुझे इसकी सूचना काउंट निम को देनी होगी? हिल्समैन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे काउंट दे रूथ हेनिट्यूस को इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम शामिल थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी रकम होगी जो कि अमीर इलाके के लिए भी बहुत बड़ी मानी जाएगी। उसी समय केल ने उसके कान में फुसफुसाया, हिल्समैन, हाँ सर। उनके जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। हालांकि केल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसी चीजों के बारे में इतना हंगामा मचाएं। बेशक उन्होंने कोई उचित नाइटिंग समारोह पूरा नहीं किया था, इसलिए हिल्समैन के मन में केल सिर्फ शासक था। मेरे पिता को इस बारे में मत बताना। मैं इसे आपातकालीन निधि के रूप में तैयार कर रहा हूं। आपातकालीन निधि? क्या यह आपातकालीन निधि के रूप में बचत करने के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है? हिल्समैन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको पहले से ही इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस साल के अंत में क्या होने वाला है? हिल्समैन ने हल्की सी सांस छोड़ी। आगामी वर्ष। हालांकि वह केल की हर हरकत के बारे में नहीं जान सकता था, लेकिन उसके पीछे चलते हुए उसने कुछ चीजों को पकड़ लिया था। जिन चीजों के बारे में वह सबसे ज्यादा जानकारी जुटा पाया वे एम्पायर और नॉर्डर्न एलायंस से जुड़ी थीं। और वे आम कमीने भी। हिल्समैन को आखिरकार समझ आ गया कि आपातकालीन निधि किस लिए थी। साथ ही उसे लगा कि वह समझ सकता है कि केल क्या सोच रहा था। वह पैसे बचा रहा है उस स्थिति के लिए जब युद्ध के दौरान हेनिट्यूस क्षेत्र या राज्य पर संकट आ जाए। अब उसे समझ में आया कि केल को इतनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता क्यों थी। ये हेनिट्यूस क्षेत्र और रोआन साम्राज्य के लिए धन था। इस तरह के मामले में छोटी राशि पर्याप्त नहीं होगी। हिल्समैन को लगा कि केल वाकई यंग मास्टर सिल्वर लाइट की उपाधि के हकदार हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने कैप्टन बनने का रास्ता चुना होता तो उन्हें यह अनुभव कभी नहीं मिलता। मैंने सही निर्णय लिया। वह केल का अनुसरण करने और अधिक शक्तिशाली बनने के अपने निर्णय से संतुष्ट थे। युवा मास्टर निम, मैं इसकी रिपोर्ट वापस नहीं करूंगा। हिल्समैन के ऊर्जावान जवाब पर ओन ने अपना सिर हिलाया। ओन ने केल की ओर देखा जो हिल्समैन की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान रहा था, जबकि हिल्समैन को यह जानकर अच्छा लग रहा था कि केल ने उस पर इतना भरोसा किया कि उससे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की। केल यह आपातकालीन निधि किसी अन्य कारण से तैयार कर रहा था जिसे ओन सच मानता था। युद्ध से पहले मुझे ढेर सारा पैसा कमाना होगा ताकि बाद में मैं शांति से रह सकूं। वह युद्ध समाप्त होने के बाद अपने जीवन से काम शब्द को मिटाकर उसकी जगह आलसी
शब्द को लाने की योजना बना रहा था। उसे इसे हकीकत बनाने के लिए अभी से पैसा कमाने की जरूरत थी। केल ने उस भविष्य को सच करने का मन बना लिया था। दूसरी ओर हिल्समैन और केल की बातचीत सुनकर बिल्लोस को अजीब सा एहसास हुआ। उद्धरण। युवा स्वामी इसलिए धन इकट्ठा नहीं कर रहा था क्योंकि उसे धन इकट्ठा करना पसंद है। दोनों लोगों की बातचीत उस भविष्य के बारे में लग रही थी जो बिल्लोस की सोच से कहीं बड़ा था। मैं साम्राज्य के बारे में जानता हूं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? एक व्यापारी के रूप में उनका अंतर्ज्ञान उन्हें बता रहा था कि अवसर या आपदा जल्द ही आ जाएगी। इसके बाद बिल्लोस ने केल से नजरें मिलाईं और केल को अपनी ओर घूरते देखकर चौंक गया। बिल्लोस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उत्तर की ओर क्यों गया? जवाब ढूंढो, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। केल का इशारा सुनकर बिल्लोस के दिमाग में एक बिजली सी चमक उठी। ये बस एक हल्की सी रोशनी दे रही थी, लेकिन यह उसके लिए यह समझने के लिए काफी थी कि उससे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। युवा मास्टर निम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे ढूंढते रहिएगा। बिल्लोस के चेहरे पर स्पष्ट रूप से चापलूसी भरी मुस्कान उसके निर्णय का संकेत दे रही थी। हालांकि केल ने इसे एक तरफ कर दिया और ऑन और हान की ओर देखा। दो शिशु बिल्ली के बच्चे, जो पिछले 2 वर्षों में काफी बड़े हो गए थे और युवा बिल्ली के बच्चे बन गए थे, मुस्कुराए और अपने नुकीले दांत दिखाकर ये दर्शाया कि वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। हाँ हान, जाकर रॉन को बुलाओ। म्याऊ। हान के मुंह के कोने म्याऊ करते हुए फड़क रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि केल उससे कुछ दिलचस्प काम करवाएगा। वह सही था। उस रात बाद में हॉर्न कईल की बाहों में था और नीचे छत को देख रहा था। कईल ने हॉर्न के बालों को सहलाया जो कईल द्वारा अच्छी तरह से देखभाल किए जाने के बाद मुलायम हो गए थे, खैर ज्यादातर डिप्टी बटलर हंस द्वारा। अरे वाह, सिंगटेन गिल्ड लीडर जल्दी में लग रहा है। ठीक है बिल्लोस। हाँ युवा मास्टर निम। बिल्लोस ने केल के प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया, लेकिन साथ ही उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास भी हुआ। उसने केल की निगाहों का अनुसरण किया और नीचे छत पर देखा। वह इस समय नीचे बैठा हुआ रस्सी पर लटका हुआ था। दूसरी ओर केल छत पर आराम से खड़ा होकर अपने पैरों के पास पवन की ध्वनि सुन रहा था। उद्धरण। युवा मास्टर निम अपनी ताकत छुपा रहा है। ढाल ही एकमात्र प्राचीन शक्ति नहीं थी जो इस युवा गुरु के पास थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए छत की नोक पर खड़ा होना मुश्किल होता। ये डरावना भी होता। बिल्लोस को स्वयं हंस द्वारा यहां तक ले जाने की आवश्यकता पड़ी। मैं युवा मास्टर निम के बारे में पर्याप्त नहीं जानता था। बिल्लोस ने केल के अतीत को याद किया। केल हेनेट्यूस काउंट के परिवार का कचरा। वह जानता था कि केल ने कचरा होने का नाटक किया था, हालांकि उसे इस समय ये बात सच लग रही थी। ठीक है, अगर वह सचमुच कूड़ा था तो उसे पश्चिमी महाद्वीप के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? केल पश्चिमी महाद्वीपों के देशों, प्रसिद्ध स्थानों और प्रभावशाली लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता था। रोआन साम्राज्य के सुदूर कोने में किसी को ये सारी जानकारी पता हो, इसके लिए उसे अध्ययन करना जरूरी था। उसने अवश्य ही छिपकर अध्ययन किया होगा। बिल्लो सोच रहा था कि केल ने भी उसी दौरान ये शक्तियां एकत्रित की थीं। वास्तव में वह सोच रहा था कि केल उससे भी बेहतर है, जो एक कमीने बेटे का जीवन जीते हुए अपनी ताकत जुटा रहा था। वह नीचे क्या देख रहा है? बिल्लोस पैसे से परे देख रहा था और एक साथी इंसान के रूप में अंतर्ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पिछले 2 सालों में कईल का रिकॉर्ड उसे कुछ बता रहा था। वह सोच रहा था कि जिस पल कोई व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था, धीरे धीरे अपनी ताकत को उजागर करना शुरू कर देगा, वह पल होगा जब दुनिया बदल जाएगी। बिल्लोस ने जिस रस्सी पर लटका हुआ था उसे कस लिया और उस ओर देखा जहां केल देख रहा था। उद्धरण। वह जो ताकत छिपा रहा था, वह सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं थी। ये वह निवास था जिसमें सिंगटेन गिल्ड का नेता रहता था। बिल्लोस निवास के चारों ओर भयानक कोहरा देख सकता था। वह जानता था कि केल बिल्लियों के साथ यात्रा करता है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वे कोहरे को नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके पास इतने सारे विशेषज्ञ और इतनी गुप्त सूचना संघ भी है। नकाबपोश सूचना गिल्ड के सदस्य अभी केल के आदेश के आधार पर इधर उधर घूम रहे थे। बिल्लोस के पास एक व्यापारी के रूप में मुखबिरों का अपना समूह था, हालांकि उसने पहले कभी इतने गुप्त मुखबिर नहीं देखे थे। तथ्य यह है कि वे सिंगटेन गिल्ड नेता तक चुपके से पहुंचने में सक्षम थे, इसका मतलब है कि वे बहुत उच्च श्रेणी के हत्यारे हैं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। बिल्लोस को शायद आश्चर्य होगा यदि उसे पता चले कि हत्यारा वही रॉन है जिसने कल उसे शहद नींबू की चाय दी थी। हालांकि यहाँ कोई ऐसा भी था जो बिल्लोस से भी अधिक हैरान हो गया होगा।
यह उस घर का मालिक था जिसे केल वर्तमान में देख रहा था। प्लाविन सिंटेन, वह सिंटेन मर्चेंट गिल्ड को वर्तमान गौरव तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही वह ऐसे व्यक्ति थे जो इसे साम्राज्य और फिर पश्चिमी महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी गिल्ड बनाने का सपना देख रहे थे। वह इस समय अपनी भौहें सिकोड़ते हुए शराब का प्याला मेज पर थपथपा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उसे कैसे पता चला? टैप टैप टैप। यहां तक कि मेज पर लकड़ी के कप के टकराने की आवाज भी प्लाविन सिंटेन के विचारों को विचलित नहीं कर सकी। अग्नि का निर्धारण वह वस्तु थी जो उन्होंने पोप को दी थी जब वे ये निर्णय लेने में असमर्थ थे कि साम्राज्य या पोप के साथ संबंध बनाए या नहीं, और उन्होंने स्वयं को दोनों पक्षों से जोड़ने का निर्णय लिया। पोप, जो एक ईमानदार पादरी होने का दिखावा करता था, वह अत्यधिक भौतिकवादी था। ये गिल्ड नेता पोप को भेंट के रूप में अग्नि का निर्धारण देने के बाद सूर्य देवता के चच के साथ घनिष्ठ हो गया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये कार्य साम्राज्य की जानकारी के बिना किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मुझे इस तरह की परेशानी में डाल देगा। प्लाविन सिंटेन की नज़र मेज के कोने की ओर गई। उसे वहां एक खुला निमंत्रण दिखाई दिया। लेस देन द डिटर्मिनेशन ऑफ फायर अगली नीलामी में दिखाई देगा। अगर आप इसे सबसे पहले देखना चाहते हैं तो कृपया इस समय इस स्थान पर आएं। ग्रेटर दैन उद्धरण चिन्ह ... पागल कमीने, बस तब तक रुको जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं। प्लाविन ने क्रोध से अपने दांत पीस लिए। इस आमंत्रण ने उन्हें कैरो किंगडम की नीलामी में आने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वह बहुत व्यस्त थे। वह अपने साथ ज्यादा लोगों को भी नहीं ला सके क्योंकि वह साम्राज्य को इस सूचना की भनक नहीं लगने देना चाहते थे। वह अपने निजी हथियारों के समूह को भी नहीं ला सका जिसे वह तैयार कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि शाही राजकुमार की नज़र हर जगह है। शाही राजकुमार एडेन अल्केमिस्ट के बेल टॉवर के वाइस टॉवर मास्टर की हत्या के प्रयास और सूर्य महल के एक हिस्से के विनाश के बाद से ही सभी गुप्त संगठनों पर अपनी नज़र रख रहा था। ऐसी स्थिति में प्लाविन अपने हत्यारे गिल्ड के सदस्यों के साथ सीमा पार करने जैसा खतरनाक काम नहीं कर सकता था। वह अभी अपने हथियार नहीं बता सकते। उद्धरण ... लेकिन मेरे लिए खतरे में पड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, है ना? उसने हत्यारे संघ के उपसंघ नेता के साथ साथ एक उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ तलवारबाज को भी सुरक्षा के लिए बुलाया था। जब तक कोई तलवारबाज सामने नहीं आता तब तक उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। टैप टैप टैप। कप की थपथपाहट लय में जारी रही। मुझे सबसे पहले उस पागल आदमी को पकड़ना होगा जिसने निमंत्रण भेजा है, और अगर उसके पास वास्तव में अग्नि का निर्धारण है तो उसे उससे लेना होगा। वह ऐसी कमजोरी खुलेआम नहीं छोड़ सकते थे। टैप टैप। तांग नल उद्धरण चिन्ह ... उसने एक अप्रत्याशित शोर सुना। तांग। उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की की ओर देखा जो आधी पर्दों से ढकी हुई थी। प्लाविन को अंततः अजीब स्थिति का पता चला। उद्धरण चिन्ह ... कोहरा। कैरो राज्य की जलवायु स्वाभाविक रूप से शुष्क थी तथा वहां वर्षा नहीं होती थी। घने कोहरे ने प्लाविन का ध्यान आकर्षित किया। उसकी हथेलियां पसीने से तर होने लगी थीं। कोहरा लाल था। वह कोई सामान्य कोहरा नहीं था। चीख। कमरे का दरवाजा खुला। गिल्ड लीडर निम, ये हत्यारा गिल्ड का उपगिल्ड नेता था। जाकर देखो। प्लाविन के आदेश पर हत्यारा तुरंत खिड़की की ओर बढ़ गया। तलवारबाजों ने जल्दी से प्लाविन को घेर लिया जिसके हाथ में मारक औषधि थी और उसने ढाल जादू से भरी एक जादुई वस्तु निकाली। यह उसी क्षण हुआ। तांग। उसने एक बार फिर खिड़की पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनी। तलवारबाजों ने अपनी तलवारें कस लीं, जबकि हत्यारे ने एक हाथ में खंजर पकड़ लिया और उसने जल्दी से पर्दे खोल दिए। 6 पर्दा खुल गया और वहां कुछ भी नहीं था। प्लाविन ने कराहते हुए कहा। हालांकि हत्यारे को खाली छत पर एक वस्तु मिल गई। ये वह नहीं था जो खिड़की से टकराने से होने वाली आवाज का कारण था। वह नहीं बता सका कि खिड़की से टकराने वाली आवाज क्या थी। उसने जो कुछ देखा वह एक छोटा सा निमंत्रण था। वह निमंत्रण तुरंत ही प्लाविन तक पहुंचा दिया गया। जिन्होंने उसे खोला तो उसमें एक संक्षिप्त संदेश था। लेस दैन R3 ग्रेटर दैन। ये वीआईपी नीलामी के लिए सीट नंबर था। प्लाविन ने हत्यारे और उसके रक्षक को गुस्से से देखा। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? जब तक कोहरा फैल चुका था और कोई व्यक्ति घर में घुसकर यह निमंत्रण छोड़ गया था, तब तक गार्ड और हत्यारे ने कुछ नहीं किया था। हालांकि प्लाविन, जो क्रोधित होने वाला था, उच्च कोटि के विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो गया। मैं माफी चाहता हूं, गिल्ड लीडर निम। कोहरा देखते ही मैं दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी नजर नहीं आई। जैसा कि हमने चर्चा की थी, मैं गश्त कर रहा था। उन्होंने कैरो किंगडम के लिए रवाना होने से पहले गिल्ड लीडर की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर चर्चा की थी।
प्लाविन ने पहले भी इसकी पुष्टि की थी, इसीलिए उसने सोचा था कि वे काम में ढिलाई बरत रहे होंगे और वह क्रोधित होने वाला था। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। हत्यारे ने भी चुपचाप जवाब दिया, गिल्ड लीडर निम, मुझे अब तक किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मैंने सिर्फ कोहरा और वह तांग शोर देखा और सुना। प्लाविन को अंततः स्थिति का एहसास हुआ। यह एक ऐसा विशेषज्ञ था जिस पर वाइस गिल्ड लीडर और उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा सका। उस विशेषज्ञ ने ये निमंत्रण उसके लिए छोड़ा था। गल्प। प्लाविन घबराए बिना न रह सका। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वह निमंत्रण पत्र पर अंकित सीट संख्या को भूल रहा था। वीआईपी नीलामी के पहले दिन इस सीट पर जाने का उनके पास एक और कारण था। वह कारण था डर। युवा मास्टर निम, मैं वापस आ गया हूं, नकाबपोश रॉन ने अपनी आवाज में अभी भी छिपी हुई आवाज में बताया। केल ने अपनी नजरें घर से हटा ली। चल दर। लाल कोहरा छंटने के बाद घर में शांति छा गई। केल को उम्मीद थी कि सिंटेन गिल्ड लीडर उस मौन में बैठकर उसकी स्थिति को समझेंगे। अगली सुबह केल एक नया खरीदा हुआ जादुई थैला लेकर गोल्डन ट्री की ओर चल पड़ा। यह स्वाभाविक रूप से एक खाली जादुई थैला था जिसे 30 अरब पाउंड से भरा जाना था। गोल्डन ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल, ये स्थान जो वेगास शहर का सबसे ऊंचा स्थान था, वहां एक थिएटर की तरह शांति थी जो नाटक शुरू होने का इंतजार कर रहा था, हालांकि नीचे कुछ फुसफुसाहटें हो रही थीं। क्लिक करें। सिंटेन गिल्ड लीडर प्लाविन ने R3 का दरवाजा खोला। वीआईपी नीलामी के लिए नीलामी घर में 1 से 5 तक सीटें थीं। हालांकि वहां वीआईपी सेक्शन भी थे। आर, ये छत का प्रतीक था जहां से आप नीलामी मंच के साथ साथ नीचे की सीटें भी देख सकते थे। नीलामी घर में इस तरह की कुल 8 छतें थीं और उन सभी पर अक्षर आर से लेबल लगा हुआ था। पूरे प्लेटफॉर्म को देखना संभव था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि छत पर ध्वनि अवरोधक था और अन्य सीटों की तुलना में अपनी पहचान छिपाना आसान था। प्लाविन सिंटेन ने खूबसूरत रत्नों से जड़ा मुखौटा पहनकर छत संख्या 3 में प्रवेश किया। चीख। उसने छत पर लगे पर्दे खोल दिए। प्लाविन को बहुत कम समय में R3 में सीट ढूंढनी पड़ी। हालांकि ये कठिन नहीं था, क्योंकि मूल रूप से सिंटेन मर्चेंट गिल्ड को आवंटित सीट, जो साम्राज्य के शीर्ष 5 व्यापारी गिल्डों में से एक थी, 8 छतों के भीतर थी। संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं थी। गिल्ड लीडर निम, क्या मैं कुछ चाय लाऊं? प्लाविन उस आवाज की ओर मुड़ा। नीलामी घर के अंदर भाग लेने वाले लोग अपने साथ एक नौकर ला सकते थे। शूरवीर और जादूगर उनके साथ नहीं आ सकते थे। यही कारण था कि प्लाविन ने हत्यारा संघ के उपसंघ नेता को अपने सेवक के रूप में लाया था। कोई जरूरत नहीं है। प्लाविन आलीशान सोफे पर बैठा भी नहीं था कि वह छत के चारों ओर देखने लगा। क्या वह छत संख्या 4 पर है? वह कमीना, अग्नि के दृढ़ संकल्प वाला पागल कमीना कहाँ स्थित हो सकता है? इस समय प्लाविन का ध्यान केवल इसी बात पर था। 8 छतें जोड़े में बनी थीं, तथापि जोड़े गए छतों के बीच एक मोटी दीवार थी, जिससे ये पता लगाना कठिन हो गया कि अन्य छतों पर कौन है। प्लाविन ने अपनी जीभ से अपने होंठ चाटे। हम कैसे मिलेंगे? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति उसके पास कैसे आएगा। उसने हत्यारे से एक सवाल पूछा। फ्लिन मर्चेंट गिल्ड छत संख्या 4 पर है। हाँ सर, कहा जा रहा है कि यह बिल्लोस है, जो नेता के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे स्थान पर है। छत 1 से छत 8 तक। सिंटेन गिल्ड लीडर ने यह पता लगाने के लिए अपने सभी सूचना नेटवर्क का उपयोग किया था कि प्रत्येक छत पर कौन था। उद्धरण क्या फ्लिन मर्चेंट गिल्ड का उत्तराधिकारी पागल कमीना है? बिल्लोस फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड लीडर का नाजायज बेटा अभी भी युवा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी साम्राज्य के वेटिकन के पास नहीं गया था और न ही उसका पोप से कोई संपर्क था। यह संभव है कि मुझे इसकी जानकारी ही न हो सकता है कि वह फ्लिन मर्चेंट गिल्ड को नीची नज़र से देख रहा था, तथापि वर्षों के अनुभव से विकसित उसकी सहज प्रवृत्ति उसे कुछ बता रही थी। ये फ्लिन मर्चेंट गिल्ड नहीं था। वे उस स्तर पर नहीं थे। वह इस बात को लेकर लगभग आश्वस्त था कि उसका अंतर्ज्ञान सही था। ये निर्धारित करना अधिक कठिन था कि यह पागल कमीने की पहचान थी। ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। क्यों न हम अभी बैठें? जरूर। प्लाविन को एहसास हुआ कि हत्यारे की टिप्पणी सुनने के बाद वह बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। खूबसूरत मुखौटे के नीचे उसका चेहरा बेहद घबराया हुआ था। फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के उत्तराधिकारी ने स्पष्टता पहले ही टेरेस 4 में प्रवेश कर लिया है। प्लाविन छत आर में सबसे आखिर में दाखिल हुआ था। उसके दाखिल होते ही गोल्डन ट्री ऑक्शन हाउस के कर्मचारियों ने छत का प्रवेश द्वार बंद कर दिया था। कहा जाता है कि प्रतिभाशाली तलवारबाज दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन वे शायद अभी भी उस पागल कमीने से कमजोर हैं।
प्लाविन को ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति से नफरत थी, लेकिन फिर भी वह देखना चाहता था कि वह कौन था। क्या घसीटे जाने पर ऐसा ही महसूस होता है? व्यापारी संघ के नेता ने कल रात के बाद अपना लक्ष्य बदल दिया था। मूल लक्ष्य व्यक्ति को प्रकट करना और हार को छीनना था, हालांकि अब यह सौदा करने में बदल गया था। एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सौदा। यह मुलाकात इतनी बुरी नहीं होती अगर ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सौदा होता। प्लाविन ने इतने सालों में हासिल की गई अपनी जानकारी का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। बेशक उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पारस्परिक रूप से लाभकारी सौदा वाक्यांश दूसरे व्यक्ति के दिमाग में नहीं था। बूम! उसे ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ये शुरू हो रहा है। हाँ, हत्यारे की बात सुनकर प्लाविन सीधा बैठ गया और लापरवाही से प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। नीलामी के लिए नीलामीकर्ता ढोल की थाप पर चला आया। नीलामीकर्ता ने एक फैंसी मुखौटा भी पहना हुआ था जब वह एम्पलीफिकेशन मैजिक डिवाइस में बोल रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस नए साल के जश्न की वीआईपी नीलामी में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सम्मानजनक लहजे के विपरीत नीलामीकर्ता का व्यवहार भी बिल्कुल सम्मानजनक नहीं लग रहा था। उन्होंने कुछ संक्षिप्त विवरण के साथ आने वाली वस्तुओं के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी। हमारी वीआईपी नीलामी 3 दिनों की अवधि के दौरान हर दिन एक सर्वोत्तम वस्तु लाने के लिए प्रसिद्ध है। नीलामीकर्ता ने इस वीआईपी नीलामी की थीम साझा की। इस नीलामी का विषय है जानवर लोग। बेशक हम जीवित जानवरों को नीलामी के लिए नहीं रखते हैं। हम गुलामी जैसे बर्बर कृत्यों से घृणा करते हैं। हाँ, हत्यारे ने प्लाविन की ओर देखा। प्लाविन सिंगटेन वह व्यक्ति था जो उस बर्बर दास व्यापार के माध्यम से अपने वर्तमान पद तक पहुंचा था। हालांकि गिल्ड नेता के शांत व्यवहार को देखकर हत्यारे ने नीलामीकर्ता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर हम पहले आइटम से शुरू करेंगे। पहली वस्तु को मंच पर लाया गया और दर्शकों ने नीलामी की शुरुआत पर तालियां बजाईं। ताली ताली ताली। प्लाविन ने ताली नहीं बजाई, बल्कि वह केवल मंच की ओर देखता रहा। ताली ताली ताली। नल। उसने तालियों के बीच एक अलग शोर सुना। प्लाविन सिंगटेन का शरीर तुरंत अकड़ गया। हत्यारा तेजी से प्लाविन के पीछे गया और उसकी छाती की जेब में रखे खंजर को पकड़ लिया। वह छोटी सी आवाज जो उन्होंने अभी सुनी थी, वह शोर रेलिंग से आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छत पर जाने के लिए रेलिंग पर पैर रख दिया हो। शुरुआती बोली 100 मिलियन पाउंड है। यही वह क्षण था जब उसने नीलामीकर्ता की उत्साहित आवाज सुनी। चीख। पर्दे बंद हो गए। प्लाविन अपनी आंखें उस पर्दे से हटा नहीं सका जो अपने आप बंद हो गया था। क्लिक करें। उसने भी कोई घुसपैठिया नहीं देखा, लेकिन छत का भीतरी दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। प्लाविन ने अपनी छाती की जेब में ढाल जादुई उपकरण को कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी ढाल सक्रिय करने की कोई आवश्यकता होगी। उसने एक आवाज सुनी, यद्यपि उसने किसी को नहीं देखा था। युवा। यह एक युवक की आवाज थी। प्लाविन का हाथ जो जादुई यंत्र को पकड़े हुए था कांपने लगा। उस आदमी को इसकी परवाह नहीं थी और वह बोलता रहा। एक हत्यारा तुम्हारा नौकर है। क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? अपना खंजर रख दो। हाँ। प्लाविन को अपने पीछे हत्यारे की घबराई हुई आहें सुनाई दे रही थीं। व्यापारी संघ का नेता और हत्यारा, दोनों के दिमाग में अभी एक ही विचार चल रहा था। एक विशेषज्ञ। वे सोच रहे थे कि यह अदृश्य आदमी कोई विशेषज्ञ है। खटखट। प्लाविन के सामने रखी मेज हिलने लगी। मेज को घूरते हुए प्लाविन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम इतने हैरान क्यों हो? अचानक एक आदमी अचानक हवा में प्रकट हुआ। सफेद बालों वाला यह आदमी मेज के किनारे पर अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठा था। सफेद मुखौटे के नीचे उस आदमी की स्पष्ट नीली आंखें, जो उसके बालों की तरह ही सफेद थी, प्लाविन को देख रही थीं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। वह कम से कम एक उच्च श्रेणी का जादूगर है। व्यापारी संघ का नेता ये जानकर चिंतित हो गया कि वह व्यक्ति अदृश्यता जादू का प्रयोग कर रहा था, तथापि हत्यारा और भी अधिक चिंतित था। वह एक जादूगर और योद्धा है। इस आदमी को एहसास हो गया था कि वह अपना खंजर निकालने वाला है। इससे ही पता चल गया कि वह आदमी मार्शल आर्ट में शामिल था। वह कम से कम एक उच्च कोटि का जादूगर और योद्धा तो था ही। हत्यारे को उस आदमी की छुप छुप कर चलने की आदत और पिछली रात के लाल कोहरे के बारे में सोचकर सिरदर्द होने लगा। हालांकि उनके सामने मौजूद घुसपैठिया केल वही कह रहा था जो राउन उसे अपने मन में कह रहा था। मानव, क्या मैं महान नहीं हूं? ढाल, जादुई उपकरण, अदृश्यता और खंजर। राउन ने केल को सब कुछ समझा दिया था। कितना उपयोगी ड्रैगन है। केल ने इस बात पर अपनी संतुष्टि को एक तरफ रख दिया कि कैसे राउन ने बिना किसी निर्देश के काम करना सीख लिया और वह प्लाविन की ओर मुस्कुराया।
मास्क ने उनके चेहरे के केवल ऊपरी आधे हिस्से को ढका हुआ था, जिससे उनकी मुस्कान पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। तुम कैसे पहुंचे? केल ने इस बात पर अपना सिर हिलाया कि प्लाविन के उसके लिए पहले शब्द बेकार की बकवास थे। वह महत्वपूर्ण नहीं था। केल ने अपनी छाती की जेब से एक हार निकाला। खनक, उसने हार को अपनी तर्जनी उंगली पर लटकाया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। प्लाविन की नजर अग्नि के निश्चय पर अटकी हुई थी। उसने उस समय सफेद बालों वाले आदमी की आवाज सुनी। 30। उस नंबर ने प्लाविन को होश में ला दिया और वह आर्मरेस्ट को कसकर पकड़कर भौहें सिकोड़ने लगा। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, केल ने आह भरी। कैसे उबाऊ? क्या वह इतना उबाऊ जवाब सुनने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए केल ने बस वही कहा जो उसे कहना था। 30 अरब पाउंड। प्लाविन, जो क्रोधित होने वाला था, ने हिलना बंद कर दिया। 30 अरब पाउंड। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि केल क्या कह रहा था। उसने तुरंत चौंककर जवाब दिया, क्या पागलपन है? तो क्या मुझे शाही राजकुमार के पास जाना चाहिए? सफेद बालों वाले आदमी ने घमंडी और नाराज आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल हो गया था। प्लाविन क्रोधित होना चाहता था, लेकिन उस आदमी की निगाहों ने उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। केल प्लाविन और हत्यारे से बात करते समय कुछ हद तक अपनी प्रभावशाली आभा का प्रयोग कर रहा था। प्लाविन सिंगटेन। प्लाविन केवल उस आदमी को घूरता रह गया जो आग के निर्धारण को ऐसे घुमा रहा था जैसे कि वह कोई खिलौना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह आदमी क्या कहेगा। सूर्य देवता का साम्राज्य और चर्च, किसका इतिहास ज्यादा लंबा है? यह एक अप्रत्याशित प्रश्न था। हालांकि यह ऐसी बात थी जिसका उत्तर कोई भी आसानी से दे सकता था। यह निश्चित रूप से सूर्य देवता का चर्च था। यह चर्च साम्राज्य से भी पहले से मौजूद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूर्य देवता साम्राज्य से कहीं ज्यादा समय से अस्तित्व में थे। यह एक आसान सवाल था। प्लाविन के चेहरे पर भी भाव बदल गए। सफेद नकाब पहने आदमी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना जारी रखा। किसी चीज के इतने लंबे समय तक टिकने का कोई न कोई कारण होता है। सूर्य देवता का चर्च साम्राज्य से कहीं अधिक समय तक जीवित रहा। वास्तव में सूर्य देवता के चर्च की जड़ें पश्चिमी महाद्वीप में साम्राज्य की नींव रखने से भी पहले से मौजूद थी। प्लाविन ने उन अनेक धर्मों और राज्यों को याद किया जो इतिहास में लुप्त हो गए। उसने कुछ समय पहले ही सूर्य देवता के चर्च को उस सूची में शामिल किया था। यही कारण था कि उसने साम्राज्य का पक्ष लिया और सूर्य देवता के चर्च से अपने सभी संबंधों को समाप्त करने के लिए अग्नि के निर्धारण को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई थी। हालांकि अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसके मन में एक अजीब विचार आया। वह आदमी निश्चित लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कह रहे हैं कि सूर्य देवता का चर्च अभी खत्म नहीं हुआ है? वह ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक चलेगा। उसके चेहरे पर क्रोध और चिंता के अलावा एक अलग भाव था। यह एक व्यापारी की नजर थी जो इस संभावित अवसर के बारे में उत्सुक था। प्लाविन सिंगटेन, वे कहते हैं कि आप अपनी राजनीतिक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। ये वास्तव में मामला था। प्लाविन आंतरिक रूप से उस व्यक्ति से सहमत था। वह राजनीति में बहुत अच्छे थे। तो फिर तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि साम्राज्य से बुरी खबर का क्या मतलब है। प्लाविन के चेहरे पर एक अलग ही भावना उभरी। प्लेविन के हाव भाव देखकर केल ने अपनी आह रोक ली। प्लाविन संभवतः सूर्य महल के आंशिक विनाश और वाइस टावर मास्टर पर हत्या के प्रयास के बारे में सोच रहा था। प्लाविन बिल्कुल यही सोच रहा था। साम्राज्य ने दोनों घटनाओं का विवरण छुपाया था, तथापि ये तथ्य कि अपराधी एक शाही सेवक, एक शाही दासी और एक शूरवीर थे, अभी भी काफी दूर तक फैल चुका था। शायद, क्या अपराधी किसी तरह सूर्य देवता के चर्च से जुड़ा हुआ था? क्या यह संभव है कि सूर्य देवता के चर्च ने महल में घुसपैठकर जासूस नियुक्त कर दिए हो? यही वह क्षण था जब उसके मन में यह विचार आया। उसके मन में एक और सवाल था। उन्होंने वाइस टावर मास्टर को क्यों निशाना बनाया? क्या यह संभव है कि उन्हें दास व्यापार के बारे में पता हो? क्या उन्हें मेरे कामों के बारे में भी पता है? प्लाविन की पुतलियां हल्की सी हिल रही थीं। उस व्यापारी की आंखें कांप रही हैं। राउंड से संकेत पाकर केल ने अपनी सबसे कोमल मुस्कान बिखेरी। सिंगटेन मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड लीडर, इस बारे में गहराई से सोचें। प्लाविन ने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उसे बताया गया था। आखिर यह व्यक्ति कौन हो सकता है? जिस आदमी को उसने शुरू में पागल कमीना कहा था, वह पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन गया था। प्लाविन को अपने मन में आए परिवर्तन का एहसास नहीं था। उसी समय उसे एक प्रसन्न और हंसी सी आवाज सुनाई दी। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ?
सफेद नकाब वाला आदमी उससे कह रहा था कि वह इस बारे में गहराई से सोचे कि वह कौन हो सकता है। हालांकि प्लाविन इसे समझ नहीं पाया। सफेद बाल, इसने उसे पेरुन साम्राज्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पेरुन साम्राज्य का सूर्य देवता के चच से कोई लेना देना नहीं था। सौभाग्यवश प्लाविन को उस आदमी के अगले शब्दों से कुछ समझ आ गया। सोचो कि मैं तुम्हें खोजने क्यों आया हूं। ये व्यक्ति मुझे खोजने क्यों आया है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो सिर्फ इस हार से उसे धमका सकता था। इस आदमी में किसी ऐसे व्यक्ति की आभा थी जो कुछ बड़ा करना चाहता था। सोचो कि मैंने जो रकम बताई है, क्या वह सिर्फ इस हार की कीमत के बराबर है। खूब सोचो और सोचो। 30 अरब पाउंड। अचानक उसके मन में एक रहस्योद्घाटन कौंधा। प्लाविन को एहसास हुआ कि 30 अरब पाउंड किस लिए थे। ये सूर्य देवता के चच के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक धन था। ये पैसा इसी काम के लिए था। क्या ये सूर्य देवता का साम्राज्य या चच होने वाला था, या फिर दोनों ही बातें होंगी? नहीं, सिंटेन मर्चेंट गिल्ड का भविष्य भी दांव पर है। अगर यह आदमी और इसके लिए काम करने वाले लोग गुलामों के बारे में जानकारी दूसरे राज्यों तक फैला दे तो, और यदि वह इसे तुरंत कैरो साम्राज्य तक फैला दे। साम्राज्य में बहुत से लोग बंदी थे। क्या प्लाविन इसे छुपा पाएगा? जोखिम और इनाम। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक साथ कई लहरों की तरह उसकी ओर टूट रहा हो। यह उसी क्षण हुआ। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? बस अपने तरीके पर चलो। ये किसी की आवाज थी जो उसकी ओर देख रहा था। केल ने प्लाविन के साथ एक और सच्चाई साझा की। मजबूत वे हैं जो जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। प्लाविन का धुंधला मन तुरंत साफ हो गया। क्लैक। प्लाविन मेज पर जादुई थैला देख सकता था। इसी समय वह व्यक्ति धीरे धीरे अदृश्य हो गया। चीख। पर्दे खींचे हुए थे और वह कुछ और सुन नहीं पा रहा था। प्लाविन कुर्सी पर वापस बैठ गया और कुछ देर तक सोचता रहा। काफी देर तक सोचने के बाद उसने मेज पर रखा जादुई थैला उठा लिया। ये हमारी 5वीं वस्तु है। क्लिक करें। नीलामीकर्ता की टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए प्लाविन सिंटेन छत से चले गए। उसी समय बिल्लोस, जो छत संख्या 4 पर था, बोलने लगा, यद्यपि उसने रॉन के अलावा किसी को नहीं देखा था। टैप टैप। जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर थपथपा रहा है, उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। पुजारी छत 1 पर हैं। केल मुस्कुराने लगा। केल अंतिम दिन एक निजी नीलामी की योजना बना रहा था। रात्रि का उल्लास। केल ने इसकी कीमत तय नहीं की थी। वह मुझे जितना देगा मैं उतना ही लूंगा। जिस व्यक्ति में तत्परता की भावना होगी वो स्वयं ही इसका ध्यान रखेगा। वीआईपी नीलामी का दूसरा दिन। बिलोस को आश्चर्य हुआ कि वह इस समय क्या कर रहा था। क्या आप आज आराम कर रहे हैं, युवा मास्टर निम? हाँ, चूसना। मेरे पास भी कुछ है। केल ने अपने मुंह के पास लगी चटनी को पोंछा। फिर उसने सोचा कि कैसे वह हमेशा चिकन की कटार खाता था, चाहे वह कहीं भी जाता हो, क्योंकि वह खिलौने की दुकान के सामने खड़ा था। म्याऊ। हाँ, चलो खिलौनों की दुकान से शुरू करते हैं। वे इस समय वेगास शहर के दक्षिणी हिस्से में थे, जो दुकानों से सबसे अधिक भरा हुआ इलाका था। इस सड़क से प्रतिदिन कई पर्यटक गुजरते थे। बिल्लोस ने वाइस कैप्टन हिल्समैन की ओर देखा, जो एक खाली जादुई थैला लेकर केल के पीछे खड़ा था। वह व्यक्ति ऐसा करने वाला नहीं है। उपकप्तान हिल्समैन। बिल्लोस जिस हिल्समैन को जानता था वह एक सख्त और अधिकारपूर्ण व्यक्ति था जो कैप्टन पद के लिए प्रयासरत था। ऐसा ही एक व्यक्ति बिल्ली के बच्चों के लिए उपहार और स्मृति चिन्हों का एक खाली बैग लेकर खड़ा था। बिल्लोस को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हिल्समैन और बिल्लोस की नजरें एक दूसरे से मिली। बिल्लोस हिल्समैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान देख सकता था। उस मुस्कान ने बिल्लोस को एक अजीबोगरीब वरिष्ठ के साथ काम करने वाले कर्मचारी के दुख के बारे में क्यों सोचने पर मजबूर कर दिया। केल को अपने 2 अधीनस्थों के दुखों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने खिलौने की दुकान के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया था। ये दक्षिणी सड़क पर स्थित पहली दुकान थी जिसमें वे प्रवेश करने वाले थे। वीआईपी नीलामी का दूसरा दिन था। आज उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने सिंटेन मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड लीडर को जो जादुई बैग दिया था, उसमें एक नोट था कि उसे क्या करना है, इसलिए केल को अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैरी और ताशा को भी व्यापारी संघ के नेता के पीछे चलना चाहिए, लेकिन वह जानवर लोगों की थीम वाली नीलामी में शामिल नहीं होना चाहते थे। यदि वे जीवित जानवर नहीं होते तो वे और क्या नीलाम कर रहे होते। मानव जाति सभी जातियों में सबसे क्रूर है। वहां ऐसे हथियार और वस्तुएं थीं जो कभी प्रसिद्ध बीस्ट लोगों के थे, तथापि नीलाम की गई वस्तुओं में से अधिकांश सुंदर या अनोखे बीस्ट लोगों के अवशेष थे।
उदाहरण के लिए एक सफेद शेर की शुद्ध सफेद खाल, एक व्हेल के सुंदर नीले बालों से बने सामान और इस तरह की अन्य चीजें। वह अपने 20 बच्चों को इस तरह की नीलामी में नहीं ले जा सकता था। केल ने दरवाजा खोलते ही भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। यह उसी क्षण की बात है। क्लैक, एक बिल्ली के बच्चे के पंजे ने केल के हाथ के पीछे थप्पड़ मारा। इससे थोड़ा दुख हुआ। म्याऊ, उस पर था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह इस तरह क्यों कर रही है? ऑन ने कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया। ये तथ्य कि यह ऑन थी और होंग नहीं, केल को असमंजस में उसे देखने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि ऑन की निगाहें अजीब लग रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सोच रही थी कि वह दयनीय है और उस पर दया की दृष्टि से देख रही थी। केल को 12 साल के बच्चे से ऐसी नजरें मिलना अजीब लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हान की तरफ घुमा ली। हान सिर्फ खुश लग रहा था क्योंकि वह अपने कान हिला रहा था और खिलौनों की दुकान के इर्द गिर्द देख रहा था। उसी समय केल ने राउन की आवाज सुनी। मानव, क्या कर रहे हो? जल्दी करो और जो खरीदना है खरीद लो। केल झेप गया। मैं जो भी खरीदना चाहता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही थी। केल औसतन 9 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए खिलौने खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे राउन सोच रहा था कि वो यहाँ अपनी मनचाही चीज लेने जा रहा है। दरवाजे के हैंडल को पकड़ने वाले हाथ की ताकत तुरंत गायब हो गई। हम इंसान खिलौने नहीं खरीदना है क्या? जल्दी करो और अंदर जाओ। मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूँ। बस जल्दी करो। यह अजीब है। केल ने पीछे मुड़कर ऑन की ओर देखा। ऑन का पंजा कहीं इशारा कर रहा था। केल के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उस ओर देखे जिसकी ओर वह इशारा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। ये बच्चे वास्तव में उतने ही दुष्ट थे जितनी उसने उम्मीद की थी। वह एक गली देख सकता था जिसमें हथियारों का एक भंडार और जादुई उपकरणों का एक भंडार था। केल ने अपनी गलती पर विचार किया। वह गलत था। साथ ही उसने अपने आसपास के लोगों के समूह के बारे में भी सोचा। इस साल 9 साल की हो चुकी उनकी बहन लिली समेत उनके आसपास के सभी बच्चे खिलौनों से ज्यादा हथियारों को तरजीह देते थे। टाइगर्स और वुल्फ बच्चों के मामले में भी यही स्थिति थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धत्तेरी की एक काल्पनिक दुनिया सचमुच अद्भुत थी। केल दरवाजे से दूर चला गया। युवा मास्टर निम बिलोस ने केल को आवाज लगाई जिसने अचानक दिशा बदल ली, लेकिन केल बिना कोई जवाब दिए गली की ओर चला गया। हिल्समैन थोड़े ज्यादा शांत भाव के साथ केल के पीछे पीछे चला गया। हालांकि हथियार भंडार में प्रवेश करने के बाद बिल्लोस का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नजर केल की उंगली पर टिकी हुई थी। वह केल ने कई तरह की तलवारों की ओर इशारा किया। वह सिर्फ उन्हीं तलवारों की ओर इशारा कर रहा था जिन्हें चुनने के लिए राउन ने उसे कहा था। क्षमा करें। हथियार की दुकान का मालिक केल के त्वरित चयन को सुनकर सन रह गया। केल ने जिन हथियारों की ओर इशारा किया था उनमें एक उच्चतम श्रेणी का खंजर और अग्नि जादू से भरपूर एक बड़ी तलवार शामिल थी। उसने दुकान में मौजूद सभी अच्छी वस्तुओं की ओर सटीक रूप से इशारा किया था। मालिक के चेहरे पर खालीपन देखकर केल की भौहें तन गईं, इसलिए उसने आसान तरीके से हथियारों की ओर इशारा किया। वहां से यहां तक। माफ करें, मुझे सब दे दो। हो, मालिक की सांस रुक गई। आज उनके पहले ग्राहकों में से एक कुलीन व्यक्ति था। मालिक ने केल की ओर देखा और फिर जल्दी से हथियार समेटकर काउंटर की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसने देखा कि केल उसे जल्दी से आकर कीमत का हिसाब लगाने का इशारा कर रहा था। बिल्लोस चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मानव, मैं जादुई सामान की दुकान पर जाना चाहता हूँ। धत्तेरी की। केल ने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया और वह जादू की वस्तुओं की दुकान की ओर बढ़ गया। हथियार की दुकान के मालिक को लगा जैसे केल के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी, हालांकि केल के दिमाग में केवल राउन की आवाज थी। मैरी और रोजलिन को वह जादुई उपकरण चाहिए। कितना निराशाजनक है। धत्तेरी की। केल को जल्दी ही एहसास हो गया कि 9 साल की उम्र के इन बच्चों ने बड़े होते हुए क्या क्या देखा है। पिछले 2 सालों में उन्होंने सिर्फ महंगी चीजें ही देखी थीं। वह उन्हें अपने भत्तों से अपने वित्त को नियंत्रित करने के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे थे। केल उस जादुई वस्तु के सामने खड़ा था जिसकी ओर राउन ने इशारा किया था। यार, 5 सोने के सिक्के महंगे हैं। तुम्हें मेरे लिए इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कुछ सस्ता खरीदो। हाँ, राउन की टिप्पणी सुनकर केल की भौहें तन गईं। फिर उसने उस जादुई वस्तु की ओर इशारा किया जिसकी ओर राउन ने इशारा किया था। कृपया मुझे वह दे दो। मानव, आप 5 सोने के सिक्कों से सेब पाई का पहाड़ खरीद सकते हैं। मैं इसके बिना ठीक हूँ।
राउन ने गंभीर स्वर में उसे रोकने की कोशिश की। म्याऊ। ऑन और होंग ने भी उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर थपथपाया। हालांकि केल नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। आह, कृपया मुझे उनमें से 3 दे दो। राउन सदमे में चिल्लाने लगा। मानव, तुम उनमें से 3 क्यों खरीद रहे हो? क्या ये रोजलिन और मैरी के लिए है? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम दोस्ती को बहुत महत्व देते हो। यही कारण है कि मुझे तुम्हारी देखरेख करने के लिए तुम्हारे साथ रहना पड़ता है। 6 साल के बच्चे की चिंता सुनकर केल की भौहें और भी सिकुड़ गईं। बिल्लोस उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन बाद में हिल्समैन की बात उसके कान में फुसफुसाते हुए सुनकर मुस्कुराया। क्या वह नाराज नहीं लग रहा? हाँ, वह करता है। जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो हमेशा ऐसा ही चेहरा बनाता है। लेकिन वह ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत ध्यान देता है कि बाकी सभी का ठीक से ख्याल रखा जाए। ये बताना वाकई आसान है कि उसकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। बिल्लोस को समझ में आ गया कि हिल्समैन बिना किसी शिकायत के खच्चर की भूमिका क्यों निभा रहा था। बिल्लोस की नज़र भी केल की ओर थोड़ी गर्म हो गई, लेकिन राउन को केल की चिंता थी। मानव, क्या तुम ठीक हो? कितना बेकार, मुझे इतने खिलौनों की जरूरत नहीं है। जादुई उपकरण राउन के लिए खिलौने थे। केल ने इस तथ्य पर नाक सिकुड़ी और फिर खुद से ही कुछ बुदबुदाया। ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। उसे इस सारे पैसे का उपयोग करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। यह उसकी दौलत के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं था। यह अच्छी बात थी कि वह उतना ही खर्च कर रहा था जितना राउन को लगता था कि उसके पंजों में समा सकता है। उसे यह सोचकर सिरदर्द होने लगा कि अब उसके आसपास कितने सारे सामान हैं जिनका उसे ध्यान रखना है। योजक चिन्ह डॉट 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 डॉट। राउन चुप हो गया। ऑन और होंग, जो दोनों उसकी बाह थपथपा रहे थे, भी शांत हो गए। केल ने मान लिया कि वे इसलिए शांत थे क्योंकि उसने उनके लिए वह सब कुछ खरीद कर दिया जो वे चाहते थे और उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। अब जब ये दूसरा मुद्दा टल गया है तो वह कर सकता है जो वह करने आया था। बिल्लोस, कवच बेचने वाली दुकान कहाँ है? कवच? हाँ, और मार्शल आर्ट की वर्दी भी। मार्शल आर्ट की वर्दी? हाँ, ये भेड़ियों और बाघों के लिए थे। केल इत्मीनान से दुकानों में घूम रहा था। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना वाकई अच्छा है। काफी समय बाद पहली बार पैसे खर्च करने के बाद वह तरोताजा महसूस कर रहा था। केल ने अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए कुछ सेब पाई खरीदी और फिर दूसरों की ओर मुड़ गया। चलो वापस चलते हैं। केल धीरे धीरे सराय में वापस लौटा और बाकी समूह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। समूह में हर किसी के मन में यही विचार था जब वे केल की ओर देख रहे थे। उसने अपने लिए केवल चिकन की कटार खरीदी थी। ये तथ्य उनके मन में अंकित हो गया था। दूसरी ओर इस समय केल के मन में यही विचार था, अब जबकि मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं तो अब समय आ गया है कि मैं किसी और से और अधिक पैसे ऐंठ लूं। नीलामी के आखिरी दिन भी यह मानसिकता नहीं बदली। टेरेस आर्ट संख्या 4। बिल्लोस ने सावधानी से केल से पूछा, जो पर्दे बंद करके सोफे पर बैठा था। युवा मास्टर निम, क्या बिशप सचमुच छत 1 पर आएंगे? सूर्यदेव के पुजारी पिछले 2 दिनों से छत 1 पर पहरा दे रहे थे। बिल्लोस को पता चल गया था कि पुजारी आज छत 1 पर आए हैं। हालांकि आज केल को पादरी से नहीं बल्कि बिशप से मिलना था। बिल्लोस देख सकता था कि केल को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। केल ने बोलना शुरू करने से पहले वाइन का एक घूंट लिया। वेगास सिटी के चर्च ऑफ द सन गॉड का सबसे बड़ा दानकर्ता गोल्डन ट्री है। उनका रिश्ता शायद हमारी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। केल ने यह नहीं सोचा था कि बिशप के लिए छत 1 में चुपके से प्रवेश करना मुश्किल होगा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्लोस का गोल्डन ट्री स्टाफ के साथ कुछ संबंध था, फिर भी स्टाफ सदस्य के पास उपलब्ध जानकारी की एक सीमा होती थी। लेकिन युवा मास्टर निम, क्या आपके पास वास्तव में रात का उत्साह है? यह क्या है? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? बिल्लोस ने केल की शरारती निगाहों को देखकर अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। रात्रि का उल्लास। वह रत्न कैरो साम्राज्य और सूर्य देवता के चर्च के लिए काफी महत्व रखता था। मृत्यु की भूमि, ये स्थान, जिसे मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता था, 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। यह अतीत में अंतिम नेक्रोमेंसर और उसकी लाशों की सेना के खिलाफ लड़ाई का स्थान भी था। साथ ही दिन के समय रेत खून की तरह लाल और रात के समय रात की तरह काली दिखती थी। अंतिम जादूगर के हृदय में एक रत्न जड़ा हुआ था। वह काला रत्न रात्रि का उल्लास था। इसका अर्थ ये था कि रात्रि का उल्लास कैरो राज्य के लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात थी, साथ ही सूर्य देवता के चर्च के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक था। जब केल कैरो राज्य में पहुंचा तो उसने स्वाभाविक रूप से मैरी को उस रत्न को देखने के लिए कहा। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या मुझे कुछ महसूस करना चाहिए?
मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। उस रत्न में ऐसा कुछ भी नहीं था जो भूत प्रेत के लिए लाभदायक हो। उस स्थिति में केल के पास इसे न बेचने का कोई कारण नहीं था। इतना सुंदर पेपरवेट होने से क्या फायदा होगा? केल ने अपनी छाती की जेब से गहना निकाला। हम, बिल्लोस ने कराहते हुए कहा। उन्होंने नाइट्स एक्सल्टेशन पर तब से शोध किया था जब से इसका उल्लेख पहली बार केल ने किया था। माना जाता है कि इसे कैरो किंगडम के सूर्य देवता के मंदिर में रखा गया था और हर साल एक हफ्ते के लिए प्रदर्शन के लिए रखा जाता था। क्या इसका मतलब यह है कि प्रदर्शन पर रखा गया रत्न नकली था? मैं अब बाहर जा रहा हूँ। मानव, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। केल का शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। बिल्लोस ने उसकी ओर झुककर जवाब दिया, मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। चीख। पर्दे खोल दिए गए और केल छत संख्या 1 की ओर चला गया, जहां भी पर्दे खुले थे। उसी समय नीलामीकर्ता ने आज नीलामी में रखी गई वस्तुओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। आज का दिन भी एक बहुत ही दिलचस्प वस्तु के साथ समाप्त होगा। हमारे लिए इस वस्तु को प्राप्त करना बहुत कठिन था। यह शायद इस नीलामी में सबसे कीमती वस्तु है। नीलामीकर्ता पहले से भी अधिक आश्वस्त लग रहा था। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ, भेड़िया राजा। हम, केल, जो उड़ान जादू के साथ छत 1 की ओर उड़ रहा था, अचानक रुक गया। उसकी नजर नीलामीकर्ता की ओर गई। फैंसी मुखौटा पहने नीलामीकर्ता ने चुपके से भीड़ से कुछ कहा। हालांकि प्रवर्धन जादू ने सभी के लिए सुनना संभव बना दिया। वे अंतिम वुल्फ किंग के अवशेष हैं। ओह, बहुत दिलचस्प। केल ने प्रशंसा से भरी आह भरी। वह छत संख्या 1 में प्रवेश करते हुए हंस पड़ा। वह अंदर पुजारी को देख सकता था। चीख। केल ने अपने पीछे के पर्दे जल्दी से बंद कर लिए और फिर अदृश्यता का जादू हटाकर पुजारी के नौकर की ओर बढ़ गया। केल को अचानक प्रकट होते देख पुजारी ने चौंककर सांस रोक ली और अपने कांपते हाथों को अपनी आस्तीन से ढक लिया। हालांकि केल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे याद आया कि संत जैक ने उससे क्या कहा था। केल ने पेरुन राज्य के लिए रवाना होने से पहले जैक से बिशप के बारे में पूछा था। बिशप काया है, हालांकि वह बहुत लालची है। जैक ने बिशप के स्वरूप का भी वर्णन किया था। मैले कुचैले कपड़े पहने नौकर ने केल के मुखौटे को घूर कर देखा। केल ने आदरपूर्वक उसका अभिवादन करने से पहले उसकी ओर देखा। आपसे मिलकर खुशी हुई, बिशप निम। वह इस व्यक्ति से मिलकर सचमुच खुश था कि उसे काम पर लगने से पहले ही ढेर सारा पैसा मिल जाएगा।